चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगला सेक्शन है बस लास्ट सेक्शन, सेक्शन 194C, TDS ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है तो TDS कटेगा उसका सेक्शन 194C में। तो ये सेक्शन और ये नेचर की पेमेंट आपको एक साथ याद रखनी पड़ेंगी, है ना। अगर इसका रिलेशन उससे उसका रिलेशन उससे हुआ तो सारा काम खराब हो जाएगा ना, तो अकाउंटिंग ही खराब हो जाएगी। तो 194C का TDS का है और TDS पे ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर में कौन कौन से काम आते हैं इसमें काम लिख लो, क्योंकि यही अनोखा सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है। जैसे 194A के अंदर केवल इंटरेस्ट था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हैं। एडवर्टाइजिंग वर्क, कहीं से आपने गूगल पे उस पर किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू एडवर्टाइजिंग कराई है, किसी न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, कहीं पम्पलेट ब्रोशर कोई किसी के थ्रू ऐड दिया है, अगर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लेते हो तो उस पर भी TDS कटेगा। दूसरा, किसी भी तरह की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेते हो तो वो भी इसी के अंदर कवर्ड है। रिपेयर मेंटेनेंस कंप्यूटर ऑफिस एनीथिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। TDS मैं आपको कल ही बोल चुका हूँ कि सर्विसेज पर है। प्रिंटिंग वर्क ऑफ स्पेसिफिक नेचर, जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, जब माल ढुलवाते हैं ना, सामान ढुलवाते हैं, किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करोगे वो, और है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह। तो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर वो वाले कॉन्ट्रैक्टर नहीं जो बिल्डिंग मटेरियल वाले ठेकेदार होते हैं, वो वाले नहीं, किसी भी तरह, इतने तरह के लोग कवर्ड हैं उसके अंदर, है ना। किसी किसी केस में अगर आपने कोई कार ली है किसी से, तो कार में भी, इंडस्ट्री में कार में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, व्हीकल हायरिंग पे डिस्प्यूट है। कई लोग उसे 194IA में रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में TDS काटते हैं, कई लोग उसे 194C में TDS काट लेते हैं, तो इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ। तो दोनों जगह में, अगर दोनों में सर्विस देने वाला प्राइवेट लिमिटेड है तो तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर सर्विस देने वाला इंडिविजुअल हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो 194IA में और 194C में केवल कार हायरिंग को लेकर लाइन ब्लर है, आपको देखना पड़ेगा क्या होता है। वो जब 194IA पढ़ेंगे तो मैं ये दोबारा कराऊंगा आपको वहाँ पे कार हायरिंग का, कि किस केस में हम 194C में चले जाते हैं और किस केस में हम 194I में रह जाते हैं। तो हालांकि प्राइमरी 194IA के ही ज़्यादा रिलेट करता है, लेकिन कई बार लोग कार टैक्सी हायर चार्जेस पे 194C में भी TDS काटते हैं। वो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट है, लाइन ब्लर है थोड़ी सी, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो अगर आपने मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करवाया किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, उसको पेमेंट करी है, तो जब आप उसकी पेमेंट करोगे तो उसका आप TDS काटोगे किस सेक्शन में? हाँ जी, TDS किस सेक्शन में काटे में? 194C में, C में, है ना। आपने रिपेयर कराई, बिल्डिंग की रिपेयर कराई, कंप्यूटर की रिपेयर कराई, मशीनरी की रिपेयर कराई, तो रिपेयर मेंटेनेंस की जब सर्विस लोगे, जब मैकेनिक को पैसे दोगे, तो उससे पहले आप उसका TDS काटोगे। थ्रेशोल्ड लिमिट अभी लिख रहा हूँ, अभी थ्रेशोल्ड लिमिट लिखनी है, लेकिन पहले नेचर देख लें हम कहाँ कहाँ लिखनी है। अगर आपने मान लीजिए प्रिंटिंग का जॉब करा है फॉर स्पेसिफिक यूज, स्पेसिफिक यूज का मतलब होता है, एक तो NCERT की बुक मिलती है मार्केट में, आप मार्केट से किसी भी दुकान से खरीद लाओ या NCERT से खरीद लाओ, क्या वो स्पेसिफिक नेचर की है? उसे तो कोई भी लेके पढ़ सकता है ना। लेकिन अगर NIFM अपने ब्रोशियर छपवाता है, फॉर्म छपवाएगा, तो क्या NIFM के ब्रोशियर, फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, बुक्स कोई और यूज करेगा? कोई मार्केट में खरीदता है? नहीं खरीदता। यानी कि जब NIFM अपने इंस्टीट्यूट के लिए बुक्स छपवाता है, अपने इंस्टीट्यूट के लिए स्टेशनरी, कोई भी एडमिशन फॉर्म, ब्रोशियर, इंक्वायरी फॉर्म, जब आप आते हो तो आपको एडमिशन के टाइम पे इंक्वायरी फॉर्म में समझाया जाता है ना, ये करना, एक काउंसलिंग पैड होता है, ये सारी चीज़ छपवा रही है, तो क्या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट यूज़ करेगा? नहीं करेगा। फ्री में भी नहीं करेगा दूसरा इंस्टीट्यूट, तो पैसे को छोड़ो, क्योंकि प्रमोशन किसका हो जाएगा? NIFM का हो जाएगा। तो वो स्पेसिफिक नेचर का है। यानी कि जब आप अपने स्पेशल यूज के लिए कोई स्टेशनरी प्रिंट करवाते हो तो प्रिंटर का TDS काटोगे 194C में, स्पेसिफिक यूज। जॉब वर्क का मतलब होता है जब आप अपने मटेरियल पे लेबर किसी और से लगवा रहे हो। जॉब वर्क का मतलब है कि मटेरियल आपका, स्पेसिफिकेशन आपकी, लेकिन लेबर कोई और लगा रहा है ना, मैन पावर कोई और यूज कर दे रहा है। जैसे क्या होता है, कई जगह पे
किसी प्रोडक्शन के प्रोसेस में कई सारी स्टेजेस होती हैं। मान लीजिए कपड़े का ही मान लीजिए, अगर आपने शर्ट बनानी है या कोई ट्राउज़र बनानी है, कुछ और बनाना है, तो क्या होगा, पहले आप कपड़ा लाओगे, कपड़ा लेने के बाद कटिंग करोगे। आपको कटिंग का एक पूरा कोई एक कमीज तो बनानी नहीं, कैंची लेके काट लोगे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कटिंग के स्पेसिफिक डिज़ाइन में वो चाहिए ना, टूल कटिंग करने के लिए, क्योंकि आपको लॉट में काटना है तो कटिंग का सेटअप लगाना पड़ेगा। कटिंग के बाद ऐसे स्टिचिंग का सेटअप लगाना पड़ेगा, स्टिचिंग के बाद आयरनिंग का सेटअप लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको क्या नाम होता है, पैकिंग के लिए भी सेटअप चाहिए। तो हर आदमी इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो क्या करता है, कुछ काम वो आउटसोर्स करा लेता है कि सिलाई, मैंने कटिंग का ढांचा अड्डा तो मैंने अपने पास लगा रखा है, कटिंग का सेटअप मेरे पास है, लेकिन मैंने सिलाई बाहर दे दी, या मैं कटिंग कहीं और से करा लेता हूँ, सिलाई करने के लिए टेलर मैंने अपने रखे हुए हैं। तो जब बिजनेस छोटे लेवल पे चल रहा होता है, सारा सेटअप आप अपना ऑल टुगेदर नहीं लगा सकते हो स्टेप 1 से स्टेप लास्ट तक। तो जितना काम आप बाहर आउटसोर्स कराओगे वो सारा काम क्या है, जॉब वर्क। वो क्यों कर रहे हैं, मटेरियल आपका, स्पेसिफिकेशन आपकी है ना, आपके मटेरियल आपके स्पेसिफिकेशन पे कोई और चल रहा है। तो जो हम कई बार बड़े बड़े ब्रांड खरीदते हैं, उनके भी स्टिचिंग कहीं और हो रही होती है, जरूरी नहीं है उन्होंने सबने स्टिचिंग अपने खुद करा रखी है। आपने शायद पता नहीं पहना हुआ नहीं होता, इससे पहले भी कुछ साल पहले तक कुटॉन्स का एक बड़ा ब्रांड आता था, शर्ट ट्राउजर आती थी कुटॉन्स की, बहुत चलता था वो, अब बंद हो गया। तो कुटॉन्स क्या करता था, सिलाई बाहर करवाता था अपने सारे कपड़ों की, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो बाहर सिलाई करवा रहे हैं या बाहर पैकिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। जूते में भी ऐसा होता है, बाटा जो है खुद जूते नहीं बनाता है, पता है, बाटा बाहर से जूते बनवाता है, तो बेच रहा बाटा, है ना। लेकिन क्या है, जो क्वालिटी मेजरमेंट, क्वालिटी के पैटर्न उसने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, उस स्टैंडर्ड में ही बनेगा, है ना। आपको उस मजदूर की उंगली से क्या लेन देना कि किसने बनाया, खड़े होकर बनाया, बैठ के बनाया, सो रहा था, जूते बनाते थे हम, लेकिन स्टैंडर्ड है ना। आपको क्वालिटी पे भरोसा है कि अगर बाटा का नाम लिखा है तो क्वालिटी वही होगी जो उसने बोल रखा है। तो अब जो वो काम बाहर से करवा रहा है अपने प्रोडक्ट पे, तो वो क्या है, जॉब वर्क है ना, जॉब वर्क के काम पे। ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट, जब आप कोई सामान ढुलाई करवाते हो तो उसको जो ट्रांसपोर्टर को किराया दोगे उस पर फ्रेट देते हो, उस फ्रेट पे भी टीडीएस है। इसमें थोड़ा सा बाकी से थ्रेशोल्ड अलग है, इसमें जाएंगे तो। कंस्ट्रक्शन का वर्क, मान लीजिए आपने ऑफिस बनवाना है, ठेकेदार को पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि हमारा ऑफिस बना दियो, पूरा ऑफिस रेनोवेट कर दियो, तो वो भी टीडीएस 194C में ही कटेगा। ये चीज़ें समझ आ गई? यस सर। चले आगे। अब टीडीएस कब काटना है, टीडीएस कटेगा इफ अमाउंट, जो मुस्कान आप पूछ रहे थे ये आ गया वो वाला क्लॉज, इफ अमाउंट एक्सीड 30,000 ग्रेटर देन 30,000 इन सिंगल ट्रांजेक्शन, इन सिंगल ट्रांजेक्शन। अगर मान लीजिए इनमें से आपने कोई भी काम कराया, कोई भी काम कराया या सारे काम कराए, ट्रांसपोर्ट को छोड़ के, ये ट्रांसपोर्ट के लिए अलग लिमिट है ना। ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगल की लिमिट 35,000 रुपये ही ध्यान रखना है बस, बाकी सबके लिए 30,000 है, ट्रांसपोर्ट के लिए 35,000 है। तो ट्रांसपोर्ट को अलग से लिख लेना, ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगल बिल की लिमिट 35,000 है, बाकी सबके लिए 30,000 है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी काम कराया है ना, और उसने आपको पहला बिल दिया 30,000 रुपये का, या काम कराया और उसने बोला कि पैसे एडवांस चाहिए मुझे, 40,000 रुपये एडवांस दे दो, तो द अमाउंट यू विच यू आर पेइंग एक्सीडिंग 30,000, उसने 40,000 रुपये एडवांस मांगे तो 30,000 से ज़्यादा हो गए ना, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 से ज़्यादा होगी तो आप उसका टीडीएस। सर एक बार और बताइए, कंफ्यूजन हो गई। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने इनमें से कोई भी काम करवाया है 1 से लेके 6 तक, और ट्रांसपोर्टर को छोड़ के कोई भी काम होगा, तो और उसकी पेमेंट अगर 30,000 से ज़्यादा हो गई सिंगल में, उसका बिल ज़्यादा हो जाए या पेमेंट ज़्यादा हो जाए, हमने पहले दिन पढ़ा ना, बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 30,000 से ज़्यादा का बिल हो गया या 30,000 से ज़्यादा की पेमेंट हो गई तो आप उसका टीडीएस काटोगे। यहाँ तक क्लियर है? तो यानी कि मैं अगर आपको सारी ज़िंदगी 29,999 रुपये का बिल देता रहूँ तो सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 से ज़्यादा होगी? हाँ जी। अगर मैं आपको सारी ज़िंदगी ये बिल दूँ 29,999 रुपये 99 पैसे, हालांकि मैं 30,000 भी दे सकता हूँ क्योंकि ग्रेटर देन 30,000 का लिमिट है वो, मैं तो और सेफ खेल रहा हूँ, क्या टीडीएस कटेगा? ये बात तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। हम हिंदुस्तान में कितने भोले भाले लोग हैं यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट ने बोला भाई साहब ये जो भोला भालापन है ना ये नहीं चलेगा, जिस देश का नमक तुम खा रहे हो उसी का हम भी खा रहे हैं। तो उसने बोला अगर इन एग्रीगेट 1 लाख से ज़्यादा हो गई तो भी टीडीएस काट लेना, इन
इन टोटलिटी में अगर साल भर, यानी कि मैं 29,000 रुपये के कितने बिल दे पाऊँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिल। जैसे ही चौथा बिल दूंगा क्या होगा? 1 लाख के पार चले जाऊँगा। तो अब 29,000 रुपये का बिल देने का कोई यूज है नहीं है। तो फिर क्या करोगे? जो एक्चुअल बिल होगा वही दोगे, जो एक्चुअल होगा वही दोगे। अगर इनकम टैक्स दूसरी वाली लिमिट नहीं लगाता तो हर आदमी यही काम कर रहा होता, 29,999 रुपये का बिल दे रहा होता, सारी ज़िंदगी TDS नहीं कटता। इसलिए डिपार्टमेंट ने दूसरी लिमिट भी लगा दी। अगर इन एग्रीगेट जिस दिन भी टोटल लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा तो भी TDS काटोगे, और फिर TDS काटोगे तो पुराने वालों पे भी काटोगे जिस पे नहीं काटा। तो TDS अगर सिंगल बिल 30,000 से ज़्यादा का हो जाएगा, या सिंगल पेमेंट है ना, जहाँ मैं बिल लिख रहा हूँ तो वो पेमेंट ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल और पेमेंट विच एवर इज क्लियर। 30,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो भी TDS काटना है, या पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो भी TDS काटना है। TDS काटना कितना है? इफ़ डिडक्टी का मतलब होता है जिसका आपने TDS काटना है। जानबूझ के मैं डिडक्टिव वर्ड लिखवा रहा हूँ ताकि आपको टैक्स के वर्ड भी याद आएंगे, है ना। मैं सर्विस प्रोवाइडर भी लिखा सकता था। इफ़ डिडक्टी इज कंपनी और फर्म, कंपनी या फर्म है तो TDS कटेगा, ओ सॉरी 2%। बिल्कुल सही, @2%। वेरी गुड बच्चा। और इंडिविजुअल या HUF है 1%। हाँ, ये पहले दिन ही बता दिया था आपने, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही याद है आपको। TDS @1%। तो आप किसको पेमेंट कर रहे हो? ट्रांसपोर्टर को, कंट्रैक्टर को, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, जिसके लिए भी पेमेंट करोगे तो आपको देखना क्या है कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो इंडिविजुअल है या HUF है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी क्या है, वो TDS तब कटेगा, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा जिसका आप TDS काट रहे हो वो कौन है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये नोट कर लिया? बस ध्यान रख लेना, अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो सिंगल बिल में 35,000 रुपये तक TDS नहीं काटना, 35 के बाद काटना है ट्रांसपोर्टर का, केवल ट्रांसपोर्टर की बात हो रही है ये। और ओवरऑल एग्रीगेट लिमिट तो उसकी भी 1 लाख है, ट्रांसपोर्टर की भी एग्रीगेट लिमिट 1 लाख ही है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए सिंगल ट्रांजैक्शन में 30,000 है, 35,000 है सॉरी, केवल ट्रांसपोर्टर के लिए। क्लियर हो गया? ये नोट कर लिया, हटा दूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टर की एग्रीगेट 75,000 होती है। नहीं, 1 लाख ही है, एग्रीगेट में कोई चेंज नहीं है बेटा। चले आगे, 29,000 भी लिख सकते हैं, 20,000 भी लिख सकते हैं, जिस दिन भी लिमिट पार हो जाएगी उस दिन TDS काटना पड़ जाएगा पूरे पे। तो इसलिए नीचे वाली लिमिट लगाई है सरकार ने। ये हटा दूँ? मैं कुछ कह रहा हूँ सर 1 लाख से कम हुआ तो फायदा ले जाएगा। 1 लाख से कम हुआ तो उसका TDS नहीं कटेगा, उसकी मर्जी है, अपनी इनकम दिखाए ना रहे, डिपार्टमेंट को नहीं पता लगेगा, है ना। मान लीजिए उसने सारे बिल 25,000 रुपये के दिए और बस 4 ही बार काम करा, 4 ही बिल तो दे पाएगा 25,000 रुपये के, तो 1 लाख रहा। एक कोई भी बिल 30,000 से ज़्यादा है नहीं है, तो ओवरऑल लिमिट 1 लाख से ज़्यादा हुई नहीं हुई, तो बस इस पर TDS नहीं कटेगा। इसके बाद अगर उसने 1 रुपये का भी काम कर दिया तो सारे पे TDS कट जाएगा। तो मतलब 1 लाख रुपए की इनकम तो आप छुपा सकते हो, अभी इतनी जगह तो है ना। बस आपको बिल छोटे छोटे देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए की इनकम छुपा सकते हो। लेकिन पता क्या होता है, जब आदमी रोज़ ये काम करता है ना तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को उसे इग्नोर करना पड़ता है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। लॉ ऑफ द लैंड ही प्रिवेल करेगा। आप 1 लाख रुपए के, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए के बिल मैंने अपने नाम से दे दिए, 1 लाख रुपए के भाई के नाम से, 1 लाख चाचा के नाम से, ताऊ के नाम से, सब लोगों से बाद में वापस भी तो लेने पड़ेंगे, तो वो काम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो जो अगर आपको पूरे साल में काम पता है कि 1 लाख से ज़्यादा होगा तो 1% 2% TDS कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सुकून से दें, कंप्लायंस तो पूरी कर रहे हो। तो ऐसा प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक कंपनी में बस 1 लाख रुपए का काम करो उसके बाद छोड़ के चले जाओ, ऐसा होगा भाई? TDS कटने के चक्कर में आप काम कोई छोड़ दोगे तो काम रहेगा। तो अगर एक्चुअल में मान लीजिए ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर से आज सामान आया, दोबारा नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, नहीं उसके मान लीजिए पहली बार सामान आया, उसने 32,000 रुपये का बिल्टी का बिल दे दिया, ट्रांसपोर्ट का बिल 32,000 रुपये, क्या मैं TDS काट लूँ? मैंने ट्रांसपोर्ट मुंबई से दिल्ली सामान मंगाया, 32,000 रुपये का किराया लगा, भाड़ा लगा, तो 32,000 रुपये की फ्रेट पे क्या TDS कटेगा? नहीं कटेगा। अब अगली बार आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई चोरी कोई है। अगर आ गया तो TDS काटना ही पड़ेगा 32,000, फिर अगली बार फिर 32,000 आ गया तो भी नहीं कटेगा, दोनों बार 35,000 से नीचे हूँ मैं, तीसरी बार आ गया 32,000
तो भी नहीं कटेगा, अभी मैं 96 पे पहुँच रहा हूँ। तो चौथी बार अगर वो 5,000 का भी दे देगा तो 1,01,000 हो जाएगा और फिर सारे पे TDS कट जाएगा, फिर कट जाएगा। तो जैसे ट्रांसपोर्टर वगैरह वाले केस होते हैं तो बार बार एक ही ट्रांसपोर्टर नहीं आ पाता है, कई बार अगर आएगा लिमिट पार होगी तो TDS काटना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा कोई बाईपास नहीं है, वो TDS काटना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ना इसका बस। अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊँ, आपको पैन नंबर रीड करना आता है अपना? आपको ये कैसे पता लगेगा कि किसका TDS 1% काटना है, किसका 2% काटना है, कैसे पता लगेगा? मैंने बोला इंडिविजुअल और HUF का कितना कटेगा? 1%। कंपनी और फर्म का कितना कटेगा? 2%। लेकिन आपको बिल देख के कैसे पता लगेगा या पैन नंबर देख के कैसे पता लगेगा कि सर फोटो लगी होगी, है ना? उसने बिल पे पैन नंबर लिख के दे दिया, पैन कार्ड की कॉपी नहीं देगा तो पैन नंबर से ले, हाँ हाँ, AACO, ये जो 4th लेटर है ना, ये आपको बताएगा इसका स्टेटस। आपके पास जितनों के पास पैन नंबर है ना, सबका 4th लेटर P है। देखो पैन नंबर याद करके, पैन नंबर जेब में पड़ा है तो सबका 4th लेटर P है। ये P का मतलब होता है प्रोपराइटर, है ना? तो जिसका 4th लेटर में P हो गया या 4th लेटर में H हो गया, उसका TDS कितना काटोगे? 1%। आपको 4th लेटर देख, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वैसे तो टैली रीड कर लेता है, जब आप टैली को बताते हो टैली को बताना पड़ता है ये पैन नंबर जिसका मैं डाल रहा हूँ वो इंडिविजुअल है, HUF है या कंपनी है। मान लीजिए आप टैली पे TDS की अकाउंटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको एक्सेल में एक वर्किंग करनी है, तो एक्सेल में आप पूरे पैन नंबर में से 4th लेटर सर्च कर लो और फॉर्मूला लगा दो, जिसका P होगा 4th लेटर उस पर 1% काट लियो, जिसका H होगा उसका 1 काट लियो और जिसका C या F होगा उसका 2 काट लियो। तो एक्सेल से भी आप ये काम चला सकते हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि 4th लेटर इज द स्टेटस ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग द पैन नंबर। अगर 4th लेटर C है तो ये कंपनी है, यानी कि NIFM के 4th लेटर पे क्या लिखा होगा? C लिखा होगा। आप लोगों के 4th लेटर पे P लिखा है, बाय डिफॉल्ट P लिखा है। और ये जो 5th लेटर है, दिस इज द इनिशियल वर्ड ऑफ योर नेम, मतलब सरनेम और कंपनी का इनिशियल नेम, क्योंकि कंपनियों के बिजनेस एंटिटी के सरनेम नहीं होते। तो NIFM के 4th लेटर पे N लिखा होगा यहाँ पर। आप लोगों के 4th लेटर पे मान लीजिए कोई मुकेश कुमार शर्मा है तो 4th लेटर पे S लिखा होगा, ठीक है? अगर कोई मुकेश कुमार है तो 4th लेटर पे K लिखा होगा। अगर किसी ने केवल मुकेश के नाम से अप्लाई कर रखा तो 4th लेटर पे M लिखा होगा। अगर कोई मुकेश कुमार शर्मा के नाम से पैन नंबर अप्लाई करा तो 4th लेटर पे S आएगा, सरनेम का फर्स्ट लेटर। किसी ने 2 ही नामों से लेटर पैन नंबर अप्लाई करा, मुकेश कुमार, तो लास्ट नेम क्या है? कुमार, तो कुमार का फर्स्ट लेटर K आ जाएगा। किसी ने खाली मुकेश के नाम से पैन नंबर, कोई सिंगल नाम से भी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं ना, तो उसी का फर्स्ट लेटर सिंगल नाम का। तो 5th लेटर आपके नाम का सरनेम का पहला लेटर और कंपनी के नाम का पहला लेटर, 5th लेटर ये होता है, ठीक है? तो अब आप पेन नंबर देख के एक्सेल में फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर 4th लेटर पे C है तो 2 काट लियो, 4th लेटर पे F है तो 2 काट लियो और उस पर P या H है तो 1 काट लियो। F मीन्स फर्म, है ना? F का मतलब इनकम टैक्स की नज़र में फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। H का मतलब HUF, P का मतलब प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल, है ना? I नहीं आएगा कभी, प्रोप्राइटरशिप आता है, P देता है वो उसे। और क्या नाम लेते हैं? T का मतलब ट्रस्ट, A का मतलब AOP है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो इनकम टैक्स ने पर्सन की डेफिनेशन दी है उसके अंदर ये डिफाइन है। तो अगर जब भी पैन नंबर अलॉट होगा तो आप अपने पैन नंबर की सिमेट्री से देख सकते हो। अब आपको उस आदमी की फ़ोटो नहीं चाहिए होगी, है ना? जिसका पैन कार्ड बिल पे लिखा है उसकी फ़ोटो नहीं चाहिए होगी। अब आपको यहीं से देख के बता दोगे TDS 1% काटना है या 2% काटना है। क्लियर है? NIFM ने CGT कंप्यूटर्स लिमिटेड से अपने कंप्यूटर रिपेयर कराए हैं और ये बिल मिले हैं अलग अलग डेट पे। 1 अप्रैल 2023 को बिल मिला है, बिल नंबर 15, 25,000 रुपये का, और अमाउंट पेड ऑन 2 अप्रैल 2023 को पूरा पैसा दे दिया। फिर 1 मई 2023 को बिल नंबर 26, 15,000 रुपये का, अमाउंट पेड ऑन 1 मई, उसी दिन दे दिया। फिर 3 सितंबर 2023 को बिल नंबर
74 अमाउंट है 45,000 रुपये। अमाउंट पे करा 3 दिसंबर 2023 को। अब TDS कब कटेगा? इधर बिल की ड्यू डेट और पेमेंट है 45,000। TDS कब कटेगा? सर मेरे बिल में कटेगा सर TDS। तीसरे वाले बिल में कटेगा। कब कटेगा? 3 दिसंबर को, 3 सितंबर को। पेमेंट 3 दिसंबर को करी है, पैसे दिए 3 दिसंबर। ये वाली डेट पे पैसे इस दिन दिए हैं, ध्यान रखना। अमाउंट पेड इस दिन है और इस दिन आपको बिल मिला है। जिस दिन बिल मिला उसी जिस दिन पक्का? पता नहीं, यही नहीं पता मुझे नहीं पता भाई, आप बता रहे हो। पेमेंट सर 3 सितंबर को सर 3 सितंबर को कटेगा क्योंकि सर 30,000 से अबव जा रहा है अमाउंट। नहीं वो तो ठीक है, पहले ही चला गया ना वो तो अभी पहले कब गया भाई? 25,000 और 15,000। पहले कब गया बच्चा? नहीं पहले अमाउंट 25,000 थी, सेकंड अमाउंट 15,000। तो 30,000 से ऊपर कहाँ गया? अरे क्यूमुलेटिवली सिंगल बिल की बात करने हैं, क्यूमुलेटिवली नहीं देखना, सिंगल बिल देखना। क्यूमुलेटिव में तो 1 लाख देखना है। तो ठीक है, TDS 3 दिसंबर को, 3 सितंबर को, जैसा बहुमत करेगा ऐसे चले जाऊंगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको। सितंबर क्योंकि सर मतलब अगर बिल या पेमेंट जो भी अर्लियर हो, बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बैक टू बेसिक। बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो बिल पहले आ गया। चलो देखते हैं यहाँ पे 5 जनवरी 2024 को बिल कोई नहीं मिला, कुछ काम कराने के लिए एडवांस में पैसे दे दिए 60,000 रुपये, रिपेयरिंग के लिए दिए हैं। अब TDS कटेगा नहीं कटेगा? बिल आया ही नहीं अभी। अच्छा कटेगा, अमाउंट ज़्यादा है 30,000 से, सिंगल ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और बिल पे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है। बस आपको इस केस में ध्यान पता क्या रखना पड़ेगा। वैसे तो इनकी हमने हाथ के हाथ पेमेंट कर दी है, तो इनकी हाथ के हाथ पेमेंट कर दी, 60,000 रुपये अलग से कट जाएगा। मान लीजिए बिल आ गए थे और पुराने बिलों की पेमेंट नहीं थी, तो जब जिन बिलों पे TDS काट लिया उनकी पेमेंट पे TDS मत काटना। आप समझ रहे मेरी बात? इसकी बिल आपने क्या बोला, 3 सितंबर वाले की बिल की TDS कब काटोगे? 3 सितंबर को। जब इस 45,000 रुपये की पेमेंट 3 दिसंबर को करोगे तो क्या दोबारा TDS काटोगे? नहीं, दोबारा नहीं काटना, एक ही बार काटना है। बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इस 60,000 को तो बिल ही नहीं आया इससे पहले, तो इस 60,000 पे आप TDS काट के पैसे दोगे, है ना? पूरा TDS नहीं काटोगे। अब TDS कटेगा कितना, 1% या 2%? 1%। कंपनी ऐसा 2% 2% कटेगा। CGT कंप्यूटर्स लिमिटेड लिखा हुआ है ना, तो TDS 2% कटेगा। सर TDS कटेगा तो सर ये सारे अमाउंट पे कटेगा ना सर? ये जिस हाँ, जब 45, देखो क्या है, अगर आप एक्ट को पढ़ोगे ना तो एक्ट तो ये कह रहा था कि जब सिंगल, देखो ये प्रैक्टिकल एक्ट और फैक्ट में प्रॉब्लम है। जब आप एक्ट को पढ़ोगे तो एक्ट कहता है सिंगल बिल जब 30,000 से ज़्यादा हो तभी TDS काटना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो यहाँ नहीं काटना था मैंने। और यहाँ पर भी अभी तक एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर नहीं हुआ तो मेरे को यहाँ पे भी TDS नहीं काटना था। लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट में क्या होता है कि जब मान लो इसके बाद इसके कोई बिल नहीं आए, है ना, इसके ये वाली ट्रांजैक्शन थोड़ी देर के लिए मान जाते हैं है ही नहीं ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है नहीं, तो क्या ये पूरे साल में 1 लाख से ऊपर गया? 30,000 से ऊपर जाने वाली ट्रांजैक्शन एक ही है, तो TDS मुझे इसी पे काटना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, जब ऑडिट होगी, ऑडिट रिपोर्ट में पूछता है, ऑडिट रिपोर्ट में कॉलम होता है, वहाँ भरना पड़ता है कि आपने किस किस सेक्शन में कौन कौन से खर्चे बुक करें। ये 194C में खर्चा है, वो बोलेगा 194C में खर्चा कितना बुक करा आपने, 45 और 40 कितना 85 हो गया है, 85 और टोटल एक्सपेंस बुक्ड 85, TDS डिडक्टेड ऑन 45। तो अब वो क्या होगा, 45,000 का ऑडिटर बोलेगा मैं खर्चा डिसअलाउ कर रहा हूँ, है ना। तो ऑडिटर खर्चा डिसअलाउ करेगा, उसे समझाओ भाई देखिए 30,000 से नीचे था, ये 30,000 से नीचे, इस पर TDS क्यों काटता मैं बता। फिर डिपार्टमेंट के पास ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, डिपार्टमेंट भी सेम कन्फ्यूजन उठाएगा पैदा, वो ऑडिटर को और नोटिस भेजेगा इस पर TDS नहीं काटा तूने, TDS इस पर रिपोर्ट क्वालिफाई क्यों नहीं करी। तो लोग इन सब हैसल से बचने के लिए क्या करते हैं, जब इस पर काटेंगे तो इस पर भी काट लेंगे, है ना। 1% 2% से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो जब इस पर काटेंगे तो इस पर भी काट लेंगे। लेकिन अगर एक्ट की बात मानोगे तो जो भी ट्रांजैक्शन 30,000 से ऊपर होगी उसी पे काटना है, या फिर एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर जाए। अगर ये एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर जाए तो फिर तो इस पर कट जाता, है ना। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत समस्या होती है, बाद में कौन समझाता रहेगा, एक्सप्लेनेशन देने के चक्कर में कहते हैं हम पहले सारे पे काट रहे हैं फिर, है ना।
तो प्रैक्टिकली लोग सारे पे काटते हैं, प्रैक्टिकली सारे पे काटेंगे। क्लियर है? अब आपका होमवर्क है, होमवर्क पता क्या है? सेक्शन 194 सी तो मैंने करा ही दिया, एच पढ़ के आना है, 194 एच और 194 जे। आप थोड़ी सी मेहनत आप भी करो ना, 194 एच और 194 जे पढ़ के आना है सेक्शन, बाकी डिस्कशन कर लेंगे।